एक गांव से दूसरे गांव पैदल बारात जाने की रिवाज तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ, मैं अब भी पहाड़ी बारातों में चला जाता हूँ, खासकर जो बारात गांव में हो। बचपन में अक्सर हमें बारात में बरेती नहीं ले जाया जाता था। ले भी क्यों जाते हमें, हम शैतानियाँ ही इतनी ज़्यादा किया करते थे। रात की बारात होती थी तो हमारी जिम्मेदारी भी कौन लेता भला, और ऊपर से 10 से 20 किलोमीटर पैदल चलना। हमारे गांव से बारात जानी थी लमगड़ा। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। लगा शायद हमें भी बारात में बरेती ले जाएंगे। हम दोनों भाई तैयार बैठे थे। जूते कपड़े 3-4 दिन पहले से तैयार रखे थे, लेकिन हमें साफ मना कर दिया गया कि पैदल चलना बहुत है, नहीं चल पाओगे। सुबह करीब 11 बजे बारात निकलने वाली थी। हम करीब 10 बजे बारात देखने के बहाने घर से निकल गए। हमें मालूम था कि बरेती में हमें नहीं ले जा रहे हैं, तो हम बारात के पैदल रास्ते में करीब गांव से 3-4 किलोमीटर आगे चलकर पहले ही बैठ गए और ऊंची वाली जगह से बारात के आने का इंतजार करने लगे। जब बारात निकट आ गई तो चुपके चुपके बारात का पीछा करने लगे। जब तक आधा रास्ता तय नहीं हो गया, हम चुपके चुपके उनके पीछे चलते रहे। आधा रास्ता पार होने के बाद जब हमें लगा कि अब हमें वापस घर नहीं भेजेंगे, फिर हम बारात में शामिल हो गए। और जैसा कि हमें मालूम था कि हम पिटेंगे, तो हम पिटे भी, लेकिन बरेती जाना उससे कहीं ऊपर था। थोड़ा मार खाने के बाद फिर बारात में चौड़े होकर चलने लग गए, मानो पिटाई होने के बाद हमें बरेती जाने का परमिट मिल गया हो। कभी बारात के सबसे आगे चलते तो कभी दादाजी के आसपास। कुछ रास्ते की दुकानें आती तो फिर दादा की तरफ देखते और कहते, दादा टॉफ़ी, कोकोनट, चापट कुछ खिला दो ना। दादा एक ही चीज़ कहते, तुम्हें लाना ही नहीं था बारात में, और फिर कुछ चीज़ खाने को हमें दिला देते। संध्या काल के समय हम दुल्हन के गांव पहुंचे। अंधेरा अब डराने लगा, भूतों का डर सबसे ज़्यादा। हम बारात के बीच में चलने लगे, दादा के बिल्कुल आगे। हमें विश्वास था कि दादा हमें हर मुसीबत से बचा लेंगे। दादा ने जेब से स्टील का बड़ा सा टॉर्च निकाला और हमें रास्ता दिखाने लगे। पाँव में दर्द हो रहा था, पतली शर्ट में ठंडा भी लग रहा था, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। अगर बोलते ठंडा लग रहा है तो 1-2 चांटे शायद और खाने को मिल जाते। फिर दादा ने अपने बैग से शॉल निकाली और हम दोनों भाइयों को उड़ा दी। मैंने तो बोल भी दिया, दादा ठंडा नहीं लग रहा है, रहने दो। दादा बोले, ओढ़ लो चुपचाप, वरना अगली शादी में नहीं ले जाऊंगा। चलो, फाइनली अब ठंड से बचत हो गई और दुल्हन का घर भी दिखने लगा। कुछ देर में हम दुल्हन के घर पहुंचे। दादा की पहचान के कुछ लोग वहां मिल गए, वो हमें प्यार करने लगे। तब ऐसा लग रहा था हमारे दादा की लोग कितनी इज्जत करते हैं, दूसरे गांव के लोग भी उन्हें जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। दादा ने उनसे हमें खाना खिलाने को बोला। भूख भी लग गई थी। पालथी मारकर बारामदे में हम बैठ गए। दादा हमारे लिए खाना ले आए, पूरी, सूखी सब्जी, तरी वाली सब्जी और मांस के बड़े। हम खाने लगे। दादा तो अभी खाएंगे नहीं, क्योंकि वो रसोई में धोती पहन के खाने वाले ठहरे। खाना खाने के बाद दादा ने हमें गोठ में भेज दिया। गोठ में ही शादी होती थी तब। अब गोठ में गर्मी का भी एहसास होने लग गया। पूरे गोठ की लिपाई की गई थी और दीवारों में गेरू लगा के ऐपण दिए थे। मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। पूरे गोठ में पिरोल बिछा था, उसके ऊपर दरी बिछी थी। दादा ने हमें एक रजाई दे दी। हम एक कोने में जाके बैठ गए। उस समय लग रहा था जीवन का सब कुछ हमें मिल गया। सब कुछ बोले तो सब कुछ। फिर हम शादी देखने लगे। कुछ देर बाद दादा भी खाना खा के वापस लौट आए और हमारे लिए मिश्री मांग के लाए थे। एक मिश्री के 2 टुकड़े करके हमें दे दिए। चलो अब शादी देखो, यहाँ से उठना मत, नींद आएगी तो बता देना, केशव बूबू के वहाँ तुम्हें सुला दूंगा। ऐसा बोल के दादाजी बरजी के पास में बैठ गए। मंत्रोच्चारण के साथ शादी होने लगी। महिलाएं गाने गा रही थी। हमें भी गानों के बीच में याद किया जा रहा था, 2 छोटे बंदर बोल के। हम तो हंस रहे थे बस। बाद में करीब 12 बजे दादा ने हमें दूसरे घर में सुला दिया और अगले दिन हम चाची को लेकर वापस अपने गांव लौट आए।
अब मम्मी का सामना करने की बात थी। पता था कि मार खाने वाले हैं, लेकिन कितना मार खाएंगे ये पता नहीं था। बस इस बात की ही टेंशन हो रही थी। गांव पहुंचते ही मम्मी से 2-2 चांटे खाने को मिले। ज्यादा पिटने से पहले ही दादी ने बीच बचाव कर हमें बचा लिया। चलो अब कोई खतरा नहीं। मुझे याद है हम दोनों भाई बारात से 2 गाड़ी के चित्र जेब में रख कर लाए थे। अब उसी गाड़ी में बैठकर बारात में जाते हैं।